आपके समय का एजुकेशन अलग था, हमारे समय का एजुकेशन अलग है और अब जो पीढ़ी है उनका एजुकेशन अलग है। आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? कि मनुष्य के अंदर प्रत्येक इकाई के अंदर जो भी डिवाइन क्रिएशन है, जो भी इस ब्रह्म की रचना है, किसी भी रूप में हो, किसी भी घटक के रूप में हो, मानव तो उसमें एक श्रेष्ठतर है। प्रत्येक में एक अंतर्निहित कुछ विशिष्टताओं के साथ प्रकृति उसका उद्भव करती, निर्माण करती, अस्तित्व में लाती है। क्या तभी कहा गया है लोगों द्वारा कि जब बच्चा गर्भ में है तो माँ को स्ट्रेस मत दो, गुस्सा मत दो, बिल्कुल ठीक। बुरा भला मत बोलो, बिल्कुल। उनको अच्छी अच्छी बातें करो, भजन सुनाओ, कीर्तन में जाओ आप, तो वो बच्चा उसमें इंफॉर्मेशन ले रहा होता है क्योंकि उसका इनपुट जो है वो माँ है। वो जो इंटेक कर रही है, चाहे नॉलेज हो, चाहे वो सारी चीजें हो जो अभिमन्यु जी के साथ हुई है, प्रैक्टिकली जो हम देख सकते हैं। महान गुरु है वो माँ है। 4 वर्ष तक बच्चे को कोई और शिक्षा नहीं देता। 90% शिक्षा उसके माँ की गतिविधियों और उसके व्यवहार, उसके संवेद्यों से, उसके इमोशन से ही वो अपने इसके सबकॉन्शियस का एल्गोरिदम बनता, और जो कोड होगा वही डिकोड होगा। अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान उसका एक अंग है जिसके माध्यम से और हम उसको लिपिबद्ध करते हैं और लिपिबद्ध चीजों का अध्ययन करते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, हर छोटी बात से आपके प्रश्न पूछेंगे, बहुत बहुत सारे प्रश्न, भले ही तुतलाती हुई भाषा में पूछें, लेकिन पूछेंगे वो। और हम क्या करते हैं, उसको हमेशा डांटते हैं, उसको मना करते हैं, हम हमेशा उसे नकारात्मक उत्तर देते हैं। हम उसके प्रश्नों को समाधानित करने के लिए अपनी समय, ऊर्जा, प्रज्ञा का उपयोग करने से कतराते हैं। आज के युग के जो माँ बाप हैं, मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है आईबी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, क्रिश्चियन स्कूल के हों, वो जब फंसते हैं अपने बैलेंसिंग में, जब एसओएस मोड में आते हैं, तो उनको अपने क्यों वही अनपढ़ माँ बाप याद आते हैं। और उन अनपढ़ माँ बाप के पास ऐसा कौन सा एजुकेशन है जो इन सब बच्चों के पास नहीं है, और ये मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि ये बहुत मिथ्या है लोगों में। आज बच्चों को लोग गुरुकुल क्यों नहीं भेजते? उनको लगता है टकला होना पड़ेगा, चुंडी रखना पड़ेगा, हवन करके कौन बच्चा आईएएस पीसीएस बनेगा या पैसे कमाएगा। क्योंकि अब एजुकेशन पैसे से लोगों ने जोड़ दिया है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड और तमाम स्टेट बोर्ड, क्या ये बोर्ड्स पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है या किसी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ट्रीट करते हैं? ये बोर्ड्स क्यों केवल एक बोर्ड नहीं है, और क्यों बोर्डों के बीच में इतना डिफरेंशिएट है कि एक कॉमन पर्सन एक फेवरेबल डिसीजन लेता अपने सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि वैलिडेटेड चीजें नहीं है, वैलिडेशन नहीं है और क्लैरिटी नहीं है। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी के एक और पॉडकास्ट में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हम सबके पूजनीय हैं। जी हाँ, आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एनपी सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन। आज जो सवाल मैं रखने वाला हूँ वो ऐसे सवाल हैं जो हमें गढ़ते हैं, हमें बनाते हैं, हमारे विचारों को, हमारे नैतिक मूल्यों को और प्लस हमारे फाउंडेशन को। अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा कल्चर, मेरा एडुकेशन, मेरा बिलीफ सिस्टम है। तो आज इसको ट्रिम करते हैं, सही करते हैं और उन पहलुओं पे बात करते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते चंदन जी, बहुत ठीक। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहाइंड द सीन आपसे डिस्कस करके ये लगा कि मैं किसी लाइब्रेरी में एंटर किया हूँ, बहुत सारी किताबें हैं, तो कोशिश करूँगा उस लाइब्रेरी में से किसी एक दो किताबों पे मैं बात करूँ, क्योंकि एक बड़ा अनुभव है आपका, और चाहे आपकी आईएएस जर्नी से लेके और आप एक आज शिक्षा बोर्ड को हेड कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस हिसाब से आज मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या उन मूल्यों पे भी काम कर रहा है या उसके अपने अलग आधार हैं? देखिए चंदन जी, कोई भी शिक्षा व्यवस्था अगर वह युग बोध के अनुरूप नहीं है, जी, उस कालखंड की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चे को समर्थ रूप से नहीं गढ़ पाती है, तो शिक्षा व्यवस्था निरर्थक है। जी, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो भी 21वीं सदी की जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल जो प्रगति है और उस प्रगति के गर्भ में जो भविष्य में संभावित और क्षमता संवर्धन की संभावनाएं हैं, उनको केंद्र बिंदु तो रखना ही होगा, क्योंकि उसके बिना कोई भी बोर्ड बच्चों के साथ अन्याय करेगा। तो इसलिए उसको हम स्वाभाविक रूप से 100% रख रहे हैं। ओके,
और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि जो वर्तमान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आधुनिक ज्ञानबोध क्षमता वृद्धि के लिए की जा रही हैं, उसमें हमारा बोर्ड उनसे कुछ एक कदम बेहतर हो। ओके। मात्र अंतर इतना है कि जैसा कि हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो भारत सरकार ने गठन किया और पतंजलि योग पीठ को उसका स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाया एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, ओके। तो उसके मॉडल बायलॉज में लिखा हुआ है एक बहुत ही ध्येय वाक्य कि ये बोर्ड क्यों बन रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा में समन्वय, ओके। embedding of Indian knowledge system with the modern education। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन तो केंद्र में है ही, उस मॉडर्न एजुकेशन के साथ हमें जो भारतीय संस्कृति और भारत की समस्त ज्ञान परंपरा का बोध है उसको कैसे हम तथ्य आधारित, प्रमाण आधारित, युक्ति आधारित, रीजन आधारित कैसे हम बच्चों के मानस में उसको व्यवस्थित रूप से रख सकें, एक बहुत ही एक सीक्वेंशियल फ्लो के साथ रख सकें जी, वो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य लक्ष्य है। बहुत शानदार सर। अच्छा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आपके समय का एजुकेशन अलग था, हमारे समय का एजुकेशन अलग है, और अब जो पीढ़ी है उनका एजुकेशन अलग है। आपके हिसाब से एजुकेशन क्या है? देखिए, शिक्षा के विषय में अगर आप सारे शिक्षा के दार्शनिकों को देखेंगे, प्राचीन ऋषि परंपरा से लेकर और आधुनिक पाश्चात्य यूरोप के भी सभी शिक्षाविदों और अमेरिका के शिक्षाविदों को देखेंगे, तो एजुकेशन शब्द ही जो है इसका अर्थ होता है कि जो भीतर है उसको बाहर धकेलना। ओके, ठीक है सर। जिसको स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य में ये व्याख्या की उसकी कि मनुष्य के अंदर प्रत्येक इकाई के अंदर जो भी डिवाइन क्रिएशन है, जो भी इस ब्रह्म की रचना है, किसी भी रूप में हो, किसी भी घटक के रूप में हो, मानव तो उसमें एक श्रेष्ठतर है, प्रत्येक में एक अंतर्निहित कुछ विशिष्टताओं के साथ प्रकृति उसका उद्भव करती है, निर्माण करती है, अस्तित्व में लाती है। तो वह जो एक अंतर्निहित जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसका बाह्य प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लेटेंट पोटेंशियल विद इन, ये शिक्षा है। अगर हमने थोपा बाहर से उसको अंदर की ओर धकेलते हैं हम, तो मेमोराइजेशन हो सकता है, रोट मेमोराइजेशन हो सकता है, लेकिन वह आपके आंतरिक स्वायत्तता और प्रकृति ने जिस उद्देश्य से आपको सामर्थ्य को विशिष्टता के साथ गढ़ा, उसका अभिव्यक्तिकरण सामाजिक सरोकारों के साथ, प्रकृति के साथ कैसे होगा, ये तभी होगा जब हम उसकी आंतरिक अंतर्निहित, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड, उसको हम फोकस करें। इसीलिए आजकल की शिक्षा व्यवस्था में बहुत एक जार्गन चलता है, स्टूडेंट सेंट्रिक। हाँ, जबकि हमारे ऋषि परंपरा में गुरुकुलों की जो मान्यता थी प्राचीन वैदिक काल से, वह पहले से ही शिशु केंद्रित थी। प्रत्येक शिशु के मानस का अध्ययन पहले उसकी मैपिंग गुरु करता था और फिर उसके अनुकूल उसको दो प्रकार की शिक्षाएं देता था। एक देता था सामान्य शिक्षा जो सबको आवश्यक है, और दूसरा देता था कि उस बच्चे के अंदर जो विशिष्ट प्रतिभा के अंकुरण की संभावना है, उसको स्प्राउट करने के लिए, उसको बीज अंकुरित करते के एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए उसको किस तरह का बोध देना आवश्यक है, वो निश्चित करता था। आज पुनः आवश्यकता उस क्रम की है। ओके, सो आपके हिसाब से क्या एजुकेशन एकेडमिक के बाद शुरू होता है? एक लेमैन सवाल कि भैया बच्चे का नाम लिखा दो, अब 4 साल का हो गया, या एजुकेशन डे 1 से शुरू हो जाता है? और कोर फाउंडेशन, जो मेन फाउंडेशन है, क्या वो बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है तब से शुरू होता है? इम्पैक्टफुल कब होता है वो, या डे 1 से? ऐसा है चंदन जी कि आज के
पुराने हमारे जो मान्यताएं थी, हम्म, आप देखेंगे तो वेदांग में 6 अंश हैं, जिसमें एक अंग है कल्प। ओके उसमें गृह सूत्र है, जी, बहुत ही 3-4 हजार साल पुराना, कम से कम पाश्चात्य लोग भी मानते हैं उसको। ओके, उसमें 16 संस्कारों की बात की गई है। अच्छा, तो जिसमें से 4 जो संस्कार हैं वो गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यास का और मृत्यु का। 4 को छोड़ करके जो 11 संस्कार हैं वो सब गर्भ से लेकर के 11 वर्ष की उम्र तक है। अच्छा सर, और उसमें से 3 आपको प्रसन्नता होगी जान करके, हमारे प्राचीन संस्कृति की प्रज्ञा को नमन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 3 संस्कार तो गर्भ के अंदर 9 महीने के अंदर ही हो जाते थे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन। 3 संस्कार तो गर्भ से 9 महीने के अंदर ही हो जाते थे। इसके पीछे भाव ये था कि बच्चा जिस दिन मां के गर्भ में अस्तित्व लेना प्रारंभ करता है, वहीं से वह पर्यावरणीय सिग्नल को प्राप्त करने लगता है और वहीं से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहली गुरु है मां। और आज इसको बायोफिजिसिस्ट के कई रिसर्चेज इसमें हुए हैं। मैं प्रसंग बस बता दूं, मैं इसलिए रिसर्चेज पढ़ता रहता हूं एजुकेशन की रिसर्च के अलावा भी, क्योंकि मैं स्वयं भी भौतिकी का विद्यार्थी रहा हूं। तो बायोफिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि चूंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक नृत्य करती ऊर्जा है जो 2 ध्रुवों के मध्य और निरंतर प्रगतिशील। एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मोस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन 2 ऑपोजिट पोल्स, एवर प्रोग्रेसिव एवर डायनेमिक। तो मनुष्य का भी जो बच्चा है जो गर्भ में आता है, तो उसको भी वो मानते हैं कि ये एक एनर्जी वेव है, तरंग ऊर्जा है। और मां भी तरंग ऊर्जा है, हम सभी तरंग ऊर्जा है। अल्फा, थीटा, बीटा, गामा के रूप में उन्होंने कालखंड निश्चित किया। तो 4 वर्ष तक वो अल्फा, 8 वर्ष तक थीटा, 12 वर्ष तक बीटा, 16 वर्ष तक गामा। और ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स के ज्वाइंट रिसर्चेज में तमाम ऐसे शोध आ चुके हैं 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कि पूरा का पूरा अवचेतन, सबकॉन्शियस बच्चे का इसी कालखंड में निर्मित होता है। अच्छा, एक मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि बहुत ही रुचिकर आंकड़ा है, वैज्ञानिक आंकड़ा है, कोई पौराणिक नहीं है, कि बच्चा जब 0 से लेकर के 14 वर्ष के बीच रहता है, तो चंदन जी वह 1 सेकंड में 20 लाख सूचनाओं को प्राप्त करता है और उसकी अपनी बौद्धिक जो इसकी फैक्ट्री है, इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री, जो उसकी जो ब्रेन, उसमें प्रोसेसिंग भी कर लेता है 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशन। हम सोचते हैं जिस बच्चे को कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है, उसने अभी लिपि नहीं पढ़ी है, लिंग्विस्टिक का जानकार नहीं है, लेकिन उसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग का प्रकृति प्रदत्त उसको सामर्थ्य है। और वही चीज जब 16 वर्ष के बाद होती है, 14 से 16 के बीच में थोड़ी कम होती है, और फिर 16 के बाद उसका जो प्रोसेसिंग और रिसीविंग का जो रेशियो है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सचेत मस्तिष्क, जैसे हम लोग इसमें बात कर रहे हैं सचेतन मस्तिष्क में, हम लोग सोचते हैं कि हम बात भी कर रहे हैं तो सचेतन मस्तिष्क से कर रहे हैं, नहीं। ये वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि हमारी समस्त मानवीय गतिविधियां मूलतः अवचेतन में अवस्थित धारणाओं से ही संचालित होती है। बड़ी बात है, राइट। सबकॉन्शियस ड्राइव्स ऑल आवर एक्टिविटीज। कॉन्शियस माइंड से तो हम मस्तिष्क को लगा करके विचार करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और जब तक हम सोचते हैं राइट रॉन्ग का डिसीजन, तब तक सबकॉन्शियस डिसीजन कर चुका होता है। और इसलिए बहुत सारे देखते होंगे बहुत बड़े बड़े धर्म के प्रवचन करता, विभिन्न धर्मों के, चाहे वो पुरोहित हों, पादरी हों,
मौलवी हों, आप देखते होंगे कि ऐसा कभी कभी गतिविधि कर देते हैं शर्मनाक कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति ये कैसे कर दिया। हाँ, क्योंकि उसका अवचेतन उसे करा लेता है, बाद में प्रायश्चित करता है वो। तो क्या कोई बिलीव ऐसा पैटर्न है, क्योंकि स्टोरेज में से तो प्रोसेसिंग कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। हाँ, लेकिन एक आंकड़ा मैं चंदन यही बता रहा हूँ ना कि जब कॉन्शियस माइंड है ना, वो 1 सेकंड में सिर्फ 40 सूचना प्रोसेस करता है। अब अंतर देखिए, हाँ। इफिशियंसी ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस प्रोसेस करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में 20 लाख, और कॉन्शियस करता है 1 सेकंड में 40, ओनली 40। तो कौन हावी होगा हमारे व्यक्तित्व पर? इसका तो डेसिमल भी नहीं है उसके हाँ, तो कंपेयर हमारा में। व्यक्तित्व तो चंदन जी तय करेगा हमारा सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस का निर्माण कब होता है? गर्भ से लेकर के 16 वर्ष की उम्र तक, 99%। सो क्या तभी कहा गया है लोगों द्वारा कि जब बच्चा गर्भ में है तो माँ को स्ट्रेस मत दो, गुस्सा मत दो, बिल्कुल ठीक, बुरा भला मत बोलो, बिल्कुल। उनको अच्छी अच्छी बातें करो, भजन सुनाओ, कीर्तन में जाओ आप। तो वो बच्चा उसमें इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, क्योंकि उसका इनपुट जो है वो माँ है। वो जो इंटेक कर रही है, चाहे नॉलेज हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो जो अभिमन्यु जी के साथ हुई हैं, प्रैक्टिकली जो हम देख सकते हैं। अभिमन्यु की जो कथा है, हाँ, तिरंजना हो सकती है उसमें, लेकिन आज वैज्ञानिक भी इस बात को सहमत हैं कि बच्चे का जो निर्माण है गर्भ के अंदर भी 9 महीने में होता रहता है। और इसीलिए एक नई थ्योरी है कि जैसे पहले लोग कहते थे ना कि अंग्रेजों ने हमारे देश में बड़ा इसमें विभाजन पैदा किया और पूरी दुनिया में किया, डार्विन की थ्योरी को आधार मान करके, कि जीन डिटर्मिनिज्म थ्योरी, कि जैसा आपका जीन्स है वैसा आपका व्यवहार होगा। आप जीन्स के गुलाम हैं, जो जीन आपकी हो गई जेनेटिक्स, हाँ, जेनेटिक वो बोलते हैं, राइट जी, हाँ, जेनेटिक्स के गुलाम है आप। हाँ, अब थ्योरी आ गई नहीं, एपिजेनेटिक्स कहती है कि जीन भी सिर्फ ब्लूप्रिंट देता है। ओके, एक्चुअली जो उसका परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो इन्वायरमेंटल सिग्नल सेल्स के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म का रिसीव करता है, और जिस तरह से वो अंदर एमिनो एसिड के दोनों जो काइनेटिक एनर्जी के पोल्स में जो वाइब्रेशन होता है, उससे आपके जीन्स के न्यूक्लियस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, जीन्स तो सिर्फ मात्र एक आधारशिला रखता है। हाँ, एक ब्लूप्रिंट है वो, बस एक नक्शा है, बस एक मैप है, एक मैप है, राइट। बाकी जो उसका शिल्प है पूरा का पूरा, वो तो पर्यावरणीय सिग्नल देते हैं उसको। इसलिए माँ को अगर हम नहीं, इसीलिए मैं एक प्राय कहता हूँ, आज भी उसको बल दूंगा, कि जो सबसे महान गुरु है वो माँ है। 4 वर्ष तक बच्चे को कोई और शिक्षा नहीं देता। 90% शिक्षा उसके माँ की गतिविधियों और उसके व्यवहार, उसके संवेद्यों से, उसके इमोशन से ही वो अपने इसके सबकॉन्शियस का एल्गोरिदम बनता है, और जो कोड होगा वही डिकोड होगा। स्वाभाविक सी बात है, विज्ञान भी कह रहा है। तो जो हम कोडिंग करते हैं, इसलिए हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक कारण है कि हमने मातृशक्ति को ठीक से गढ़ा नहीं। तो हम कितनी भी बात करते हैं जो शिक्षा की बात, वो प्रारंभ ही होता था अभी तक 6 वर्ष के ऊपर सरकारी तौर पर, अब शुरू हो रहा है 3 वर्ष के ऊपर। लेकिन अभी भी जो 4 वर्ष तक की गुरु है, जो सबसे प्राइमरी फाउंडेशन है, जो नींव बनाती है, उसकी शिक्षा पर हम कितना बल देते हैं, उसके हम पोषण पर कितना बल देते हैं, उसके अधिकार पर कितना बल देते हैं, उसकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता को हम कितना सम्मान देते हैं, उसके स्वयं की अस्मिता और अस्तित्व को उसका एक गरिमा देने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। तो शिक्षा में ये भी एक अनिवार्य अंग है कि मातृशक्ति का सम्मान, मातृशक्ति का पोषण की ओर ध्यान। ये बड़ा डीप बातें हैं सर। अब ये बताइए, कोई माँ है, अगर कोई वीडियो देख रही है, वो उनको ये लगता है कि वो शिक्षिका तब हो सकती है जो पढ़ी लिखी हो, उनको अल्फ़ाबेट्स आता है तो वो पढ़ी लिखी हैं, वो अपने को अनपढ़ समझती हैं, उनको नहीं पता कि वो शिक्षिका हैं, और 3 साल जो वो देने वाली हैं, सिखाने वाली हैं, वही बच्चा जीवन भर कैरी करने वाला है।
एक माँ के लिए क्या आपके तरफ से एडवाइस है, सॉल्यूशन है कि जो उन बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा है 3 साल, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है वो किन किन सोर्सों से सीख रहा है, क्या बिहेवियर से, तो उनको अपने को कहाँ ट्रिम करना है, वैलिडेट करना है। चंदन जी, उन समस्त मातृशक्ति को नमन करते हुए उनको मैं सुझाव दूंगा कि अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है। अक्षर ज्ञान उसका एक अंग है जिसके माध्यम से और हम उसको लिपिबद्ध करते हैं और लिपिबद्ध चीजों का अध्ययन कर पाते हैं। जी सर। लेकिन शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है मूल्यबोध। एक माँ सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह को, करुणा को, प्रेम को, पारस्परिक सहयोग को, सामूहिकता में जीवन जीने को खेल खेल के माध्यम से, अपने आचरण से जैसे बच्चे को सिखा देती है, तो अगर उसकी फैमिली, उसका परिवार आपस में डेमोक्रेटिक बिहेवियर करता है, लोकतांत्रिक व्यवहार है, पति पत्नी की बात सुनता है, दोनों आपस में मिलजुल कर निर्णय करते हैं, एक संयुक्त परिवार में जैसे एक निर्णय हुआ करते थे उस तरह निर्णय लेते हैं, बच्चे को वह चीजें सिग्नल मिल रहा है। अगर हम पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, अगर हम किसी परेशान व्यक्ति को प्रेम करते हैं, उसके साथ करुणा रखते हैं, उसका सहयोग करते हैं, अलग से उसको भाषण देने की जरूरत नहीं है बच्चे को। वो जो आपका बिहेवियरल वेव पैटर्न है उसी को रिसीव करता है वो, और उसके एल्गोरिदम का हिस्सा तेजी के साथ प्रोसेस होते हुए बन जाता है। और आजकल माएँ एक बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, मैं बहुत क्षमा के साथ चाहता हूं, कि अपना समय बचाने के लिए या अपनी इंगेजमेंट को बच्चे से कम करने के लिए, या कुछ बाध्यताएं हैं नौकरी की या कुछ और, कि बच्चों को बहुत तेजी के साथ मोबाइल पकड़ा देती कि खेलो, या कुछ ऐसे सिस्टम से जोड़ देती है, टीवी, कि जिससे कि बच्चा जब वहां, उन्हें लगता है कि बच्चे को देख करके सिर्फ फोटो देख रहा है, गाना देख रहा है, ऐसे ही उसका मन का मनोरंजन होगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई सीरियल चल रहा है जिसमें कि आपस में द्वंद्व है, आपस में धूर्तताएं चल रही हैं, तो वो बच्चा वो सिग्नल रिसीव कर रहा है। ये वैज्ञानिक शोध कहते हैं। जो एक बहुत गाना नहीं गाते किसी उसमें, अक्सर की छोटा बच्चा जान के हमको मत ऐसा मत सोचो मैं छोटा ना। हाँ। तो वो जो गाना है ना, वो ठीक है। वो छोटा बच्चा जो है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो अपने मानव इकाई का सबसे संवेदनशील कालखंड है जिसमें कि वह समस्त मूल्य बोध ग्रहण कर लेता है। यही बात हम बार बार योग दर्शन से पढ़ाएं, पुस्तकों से पढ़ाएं, अलग से पैकेजेज चला के पढ़ाएं, वो बच्चा सीखेगा, लेकिन उतना नहीं उसके आचरण का अंग हो पाएगा जितने आचरण का अंग उसको प्रथम 14 वर्ष में, वो भी मूल रूप से 4 वर्ष में जो आएगा, जब अल्फा बेब्स रहता है। तो इसलिए कोई ये समझे कि हमने पुस्तकें नहीं पढ़ी, हमने डिग्री नहीं प्राप्त की, तो मैं शिक्षिका नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो समावर्तन संस्कार होता है ना, जिसको आजकल कन्वोकेशन कहते हैं, हजारों साल पहले पूरी दुनिया में अगर शिक्षा के विषय में कहीं चर्चा है तो तैत्तिरीय उपनिषद है भारत के। उससे पुराना किसी दुनिया में शिक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जब बच्चा पढ़ लेगा तो गुरु उसको जो दीक्षांत समारोह में क्या कहता है, तो उसको शिक्षा देता है, सत्यम वदा धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण का मतलब पंथ के बिलीफ सिस्टम नहीं, धारयत इति धर्म, जो तुम्हें मनुष्य बनने के लिए, प्रकृति के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, इकाई बनने के लिए जिन विशिष्टताओं, गुणों की आवश्यकता, उसको धारण करो। और जो प्रकृति ने जो तुम्हें जो स्वधर्म दिया है, अपने अंदर जो क्षमता दिया है, उसका मानव सामाजिक सरोकार में प्रयोग करो। यह है धर्मम चर। और आगे कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले मातृ का प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं।
तो ये हमारे ऋषियों को यह शिक्षा की सबसे बड़ी कड़ी जो माँ होती है, इसका उन्हें बोध था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस समय की शिक्षा तो किसी फिजिकल प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं करती थी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं करती थी, सिर्फ हवन यज्ञ तक बात रहती थी। नहीं, समावर्तन में एक पंक्ति और बताऊंगा जिसमें कि वो बार बार इसके बाद फिर क्या कहते हैं गुरु, सत्यात न प्रमिदित व्ययम, सत्य का पालन करने में कभी प्रमाद मत करना। मतलब असत्य की बात ही छोड़ो, सत्य में प्रमाद न करना, मतलब सत्य तो रहोगे ही, प्रमादी मत होना, क्रियाशील सत्यवादी रहना। और कहते हैं कुशलात्मा प्रमद प्रमिदित व्ययम, कि स्वयं को कुशल बनाने में, ठीक रखने के लिए, हेल्दी जो हेल्थ वेलनेस की बात होती है उसमें आलस्य मत करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कहते हैं भूत्यई मां प्रमोदित व्ययम, भौतिक सामर्थ्य ग्रहण करने में भी कभी आलस्य मत करना। तो ये भौतिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक सामर्थ्य, दोनों की बात और मूल्यबोध तीनों की बात ही हमारे मूल समावर्तन संस्कार में थे, जो भारत की संस्कृति में थी। और उसी तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में कहते हैं कि शिक्षा पंचकोशों का परिष्करण करती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आज उसको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप पढ़ते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम, या बहुत सारे लोग जो जार्गन बोलते हैं, इसी 5 कोशों से अतिरिक्त कोई उसमें जार्गन नहीं जो इसमें समाहित ना होते हो। अन्नमय कोश फिजिकल डेवलपमेंट, प्राणमय कोश वाइटल डेवलपमेंट, मनोमय कोश इमोशनल डेवलपमेंट, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आनंदमय कोश स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ब्लिसफुल लाइफ। वो कहते हैं जब तक ये 5 कोश आपके व्यक्तित्व के, 5 आर्बिट हैं आपकी प्रकृति ने जो आपको अस्तित्व दिया है, ये 5 ही प्रकोष्ठ जब तक शुद्ध नहीं होते, सक्षम नहीं होते, उसमें सशक्त नहीं होते, तब तक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ये हमारे हजारों साल पुराने उपनिषदों के ऋषियों की बात है। तो अब इन बातों से सर ये लग रहा है कि मैं बैक टू थोड़ा 90s और 80s में जाता हूँ। मुझे 90s याद है ठीक ठाक, कि पहले हम हर पहल या हर स्टेप पे बड़ा प्योर शिक्षा ले रहे होते थे। चाहे गुरुजी का पाँव छूना, गुरुजी की बातें मानना, पिताजी का डर, चाचा जी का डर। एक कोई गांव का सभ्य व्यक्ति पूरा गांव चलाता था, आज वही व्यक्ति अपना घर नहीं चला पा रहा है। तो यानी हम एक बड़ा गोल्डन टाइम जो 80s 90s 70s का रहा है, जिसमें हम चारों तरफ से शिक्षा और हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था। तो जब आज की यूथ है सर, वो अनभिज्ञ है, आज के माँ बाप भी अनभिज्ञ हैं, जो मान लीजिए अभी जिनकी शादी 1 साल पहले हुई हो, ना माँ वाला फील है ना बाप वाली फीलिंग है वो, बिकॉज वो नहीं देखे। तो वो लोग अपने आप को कैसे चीज़ों को करें, क्योंकि बड़ा विडम्बना। नहीं, ये प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक भी है और दार्शनिक भी है आपका चंदन जी। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति में एक बड़ी अंतर्निहित इच्छा होती है अपनी स्वतंत्रता की। जी, ये बहुत ही स्वाभाविक गुण है प्रत्येक व्यक्ति का। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के विचार पर थोपे जाने से वो असहज होता है। हाँ, ये बड़ा स्वाभाविक, अनकंफर्टेबल होता है वो। और जितनी ही हम स्वतंत्रता स्वायत्तता की बात करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से जिनकी कम उम्र होती है, उसमें प्रवृत्ति ज्यादा स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम जो वरिष्ठ लोग हैं, उस बच्चे के मानस को ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते। हम उसको, उसके वो क्यूरियस होता है, जिज्ञासा होता है, उसके अंदर इंक्वायरी रहती है, सेंस ऑफ इंक्वायरी होती है, वो प्रश्न पूछना चाहता है। हाँ। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, हर छोटी बात से आपके प्रश्न पूछेंगे, बहुत बहुत सारे प्रश्न, भले ही तुतलाती हुई भाषा में पूछें, लेकिन पूछेंगे वो। और हम क्या करते हैं, उसको हमेशा डांटते हैं, उसको मना करते हैं, हम हमेशा उसे नकारात्मक उत्तर देते हैं,
हम उसके प्रश्नों को समाधानित करने के लिए अपनी समय, ऊर्जा, प्रज्ञा का उपयोग करने से कतराते हैं। या हमें कोई बात अगर नहीं आती है, कोई जरूरी नहीं, सभी सर्वज्ञाता कोई नहीं होता, तो बच्चे को हम डांटने की बजाय ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रश्न है, इस पर मुझे भी अभी सामर्थ्य विकसित करना है, तब उत्तर दूंगा तुम्हें। इसमें कोई अपमान नहीं महसूस करना चाहिए किसी वरिष्ठ को। तो यह स्वतंत्रता भी बच्चों को जब हम बाधित करते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस जो है, अचेतन मस्तिष्क, वो प्रतिक्रियात्मक होने लगता है, शांत रूप में प्रतिक्रियात्मक होता है, जो कि डेंजर है। वरिष्ठता के नाते बोलता नहीं हो आपसे, लेकिन वो प्रतिक्रियात्मक तो होता है। और जो प्रतिक्रियात्मक जो मनोवैज्ञानिक वृत्तियां हैं, जब वो एक संगठित स्वरूप लेती हैं, जब वो थोड़ा उम्र में बड़ा होने लगता है, तो एग्रेशन उसके अंदर आने लगता है, आक्रामकता आने लगती है, क्योंकि पैटर्न तो वही बन रहा है। पैटर्न वही है। तो जो उसकी एक साइलेंट, जो उसको किल कर रहा था अंदर से, रिएक्शनिस्ट अप्रोच, वो एक अभिव्यक्त होने लगता है आक्रामकता में। और या वह आक्रामकता अगर नहीं करता तो आपसे छिपाने लगता है, और छिपा करके ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगता है जहां से उसको फिर एक ऋणात्मक गुणों की बौछार उसके ऊपर होने लगती है। और एक बार उस दलदल में कोई चला गया चंदन जी, तो उस बच्चे का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूं, और लोग महसूस भी करेंगे, कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, अधिकतम सेकेंडरी एजुकेशन जो है 12वीं कक्षा तक, अगर हमने गर्भ से लेकर के 12वीं कक्षा तक बच्चे के मानस की जटिलताओं को, उसकी जिज्ञासाओं को, उसके प्रश्नों को, उसके अंदर की हलचलों को अगर हमने समझने की भी कोशिश नहीं की, उसको हमेशा हमने नकारात्मक रूप से उत्तर दिया, तो पूरी नकारात्मकता का पुंज कभी न कभी परिवार पर भी प्रहार डालता है, उसके ऊपर स्वयं तो उसका निर्माण गलत कर ही रहा है, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए फिर उपयोगी और प्रोडक्टिव सिटीजन, उत्पादक नागरिक नहीं बन सकता। और जब भी ऐसा देखा जाता है तो ये समाज माँ को दोषी मानता है हमेशा। जब कोई इंसिडेंट होता है, बच्चा अगर अच्छा किया तो बाप उसका श्रेय लेता है, कुछ बुरा किया तो माँ को बोला जाता है। सर एक सवाल, और मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएट आप करना, आज की युग के जो माँ बाप हैं, मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है आईबी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, क्रिश्चियन स्कूल के हों, वो जब फंसते हैं अपने बैलेंसिंग में, जब एसओएस मोड में आते हैं, तो उनको अपने क्यों वही अनपढ़ माँ बाप याद आते हैं, और उन अनपढ़ माँ बाप के पास ऐसा कौन सा एजुकेशन है जो इन सब बच्चों के पास नहीं है, और ये मैनेज नहीं कर पाते। बहुत ही आपने मूल प्रश्न छेड़ा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य भी जो ज्ञान परंपरा को समन्वित करने का है जी। वो इसीलिए है। ऐसा है कि किसी भी अगर समाज का अध्ययन करें, उसकी पूरी दार्शनिक परंपरा से ही उसकी सभ्यता संस्कृतियों का उद्भव होता है। जी जी। पहले विचार आता है, हाँ। और विचार एक हमारी ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के तहत, ऐतिहासिक कालक्रम में एक बौद्धिक विकास यात्रा के तहत आता है, जिसको हम कहते हैं रिसीव्ड विजडम। जैसे हम आज अगर हम मान लीजिए 1961 में पैदा हुए, हाँ। तो 1961 के पहले के हमारे हजारों वर्ष की जो भारतीय सांस्कृतिक यात्रा रही है, उसका जो एक सिंथेसाइज, संश्लेषित जो मूल्यबोध है, व्यवहार प्रक्रिया है, परंपराएं हैं, जो वो हमारी एक रिसीव्ड विजडम है, पहले से प्राप्त प्रज्ञा है। ओके। और दूसरा होता है जो एक्वायर्ड विजडम, कि हम जो अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं, और उस विजडम को रिसीव्ड विजडम और एक्रूड विजडम, अर्जित, प्राप्त और अर्जित, विरासत और अर्जित। अच्छा, दोनों अलग है। हाँ, तो जो विरासत में मिल रहा है, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो 1961 से पहले जितनी भी ज्ञान परंपरा थी वो मेरी विरासत है मेरे लिए। हाँ, जो कि गिफ्ट में मिला। हाँ, और
1961 के बाद से जो हम सीख रहे हैं वो हमारी अर्जित है। हाँ। तो जो हमारा प्राप्त जो विरासत है ज्ञान परंपरा की और जो अर्जित ज्ञान परंपरा है, दोनों में हमेशा एक प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस चलता रहता है। समन्वय, सम्मिश्रण, संयोजन एक चलता रहता है। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो एक कभी कोई कंपाउंड बनता है तो कभी मिक्सचर बनता है इसका, और उसी के तहत हमारी लाइफ में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं थॉट्स के, विचारों के, वो बनते चले जाते हैं। और हम उसी के आधार पर करते क्या है, हम एक्वायर्ड विजडम में ज़्यादातर हमने कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली। और कॉम्पिटेंसी का मतलब हम क्या समझते हैं, स्किल का मतलब हम क्या समझते हैं कि कितना हमको विज्ञान आता है, कितना हमको टेक्नोलॉजी आती है, कितना हम किसी चीज में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों पर ज्यादा फोकस होता है कि एआई का किस लेवल का किसको नॉलेज है, उसी को कॉम्पिटेंसी मानता है। अब सवाल उठता है कि उस दैट्स ए टूल, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानव समाज के लिए वो तो सिर्फ एक उपकरण है, ये टेक्नोलॉजी। और वो भी किसी ह्यूमन नहीं बनाया है। हाँ, किसी ह्यूमन। आप उसका प्रयोग कैसे करोगे, जिस बात पर मैं लाना चाह रहा हूं कि प्रयोग कैसे करोगे उसका, तो उसमें स्वाभाविक रूप से आता है विचार। तो जो अनपढ़ लोग भी हैं ना, उनके पास विरासत तो है ना ज्ञान परंपरा की, कि जो ओरली, मौखिक रूप से, आचरण के व्यवहार प्रक्रिया से, परंपराओं से, सांस्कृतिक मान्यताओं से, प्रतीकों से, एक जैसे गंगा का प्रवाह गंगोत्री से चल रहा है, वैसे एक हमारी हजारों साल से हमारी एक प्रज्ञा का एक अविरल धारा बह रही है। तो उसमें स्नान तो करता ही रहता है आदमी। वो भले ही आज की पुस्तक ना पढ़ा हो, एआई ना जानता हो, लेकिन वो ये जानता है कि एआई का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्या मूल्यबोध होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जैसे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हूं, अगर एक न्यूक्लियर फिजिक्स का जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, उसके पास कॉम्पिटेंसी हो गई साइंस की, लेकिन उसका दो प्रयोग कर सकता है। एक प्रयोग करेगा हाइड्रोजन बम बनाने में, एक प्रयोग कर सकता है वो अफोर्डेबल रेट पर न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। ये कौन तय करेगा? ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ज्ञान नहीं तय करेगा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं तय करेगा, थ्योरेटिकल फिजिक्स का नॉलेज नहीं तय करेगा। ये तय करेगा विचार, उसके वो 3 साल, हाँ, उसका वैल्यूज, राइट। और वो वैल्यूज कहाँ से आते हैं? परंपराओं से, एक प्रवाह के रूप में आ रहे हैं। वो चाहे अनचाहे हमें प्रभावित करते हैं। कोई ये कहे कि हम अपनी सांस्कृतिक प्रवाह से दूर हैं तो रिएक्शनिस्ट हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शनिस्ट हो सकता है, रिएक्शनिस्ट हो सकता है, लेकिन उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। अग्री सर। तो इसलिए हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने पूरा ये प्रयास किया है कि एक समग्र मानस रूपांतरण के लिए हम आधुनिक शिक्षा के सारे सामर्थ्य, विज्ञान, तकनीक, एआई, जितने भी एडवांस हैं, साइबर, डेटा साइंस, कोडिंग, सबको रख रहे हैं। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेगा बच्चा? उसके लिए चाहिए दशकम धर्म लक्षणम, उसके लिए चाहिए भगवत गीता का 16वें अध्याय का दैवी संपद गुण के 36 गुण, उसको चाहिए वेदों का अभ्युदय और निश्रेयस का समन्वय, उसको चाहिए बुद्ध का अष्टांग, उसको चाहिए जैन का पंच महाव्रत, उसको चाहिए सिख धर्म का निराकार पुरुष, उसको चाहिए अलवार, नैनार, लिंगायत का शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन का प्रत्येक मनुष्य की पीड़ा से एकाकार होने का भाव, उसको चाहिए ईशा वास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्व सिद्धनम। मनुष्यों में ही नहीं समानता, प्रकृति के समस्त घटकों में, पशु पक्षी, पर्वतों, नदियों, आकाशगंगाओं, निहारिकाओं, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, सबके साथ एकत्व, ममत्व का भाव पैदा करना। ये हमारे ईशोपनिषद का वाक्य है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनीव अनुपश्यति सर्वे सर्वभूतेषु चात्मानं ततु न विजुगुप्सते। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखता हो,
उसे कैसे किसी से घृणा हो सकती है? जिस ऋग्वेद में कहा गया हो संग क्षुद्धम संवदद्धम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना ना उपासते, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रमुखता से समानी मंत्र, समानी समिति, समानी सहचेतसाम, कि सबके समान विचार होने चाहिए, समान मन होना चाहिए, समान भावना होनी चाहिए, समान समितियां, संगठन होने चाहिए, समान चित्त होना चाहिए। ये भाव जो मूल्यबोध था, और पंचमहाव्रत, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये लोग सोचते हैं साथ ही स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, ये जीवन शैली के लिए नहीं जरूरी है। हाँ, ये लगता है कि हमेशा की जैसे आस्ते है चंदन जी, सामान्य अर्थ लोग ये लगाते हैं कि चुराना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अगर ज्यादा पोषित व्यक्ति हैं और आप ज्यादा फैट की जमाखोरी कर रहे हैं, खा रहे हैं शरीर में एकत्रित किए हुए हैं फैट, कोई भी व्यक्ति, और एक भूखो मजदूर कंकाल बना हुआ फिर रहा है, तो आप उसके हिस्से की जमाखोरी आप कर रहे हैं। ये बहुत बृहद धारणा थी। विचारों में असत्य बोलना भी चोरी है, सत्य का पारदर्शिता न रखना भी चोरी है। चोरी सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई घोटाला कर लिया, बड़ा स्कैम कर लिया। तो ये हमारी जो बेसिक, जो मौलिक, जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यबोध थे, वो कैसे शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को अपने सामर्थ्य का उपयोग करने का भाव कैसे डाले। रावण कितना विद्वान था, सभी जानते हैं, उसकी विद्वता के बारे में कोई ऋणात्मक प्रश्न नहीं उठा सकता। हाँ, आज भी जब विद्वानों की बात आती है तो रावण को श्रेष्ठ बोलते हैं कि हाँ, उनके सब विद्वान कौन था। अच्छा, शास्त्रीय ज्ञान चंदन जी, वैज्ञानिक ज्ञान, योद्धा के रूप में, सब रूप में अगर देखिए तो रावण में किसी भी, जिसको हम कहते हैं ना स्किल की कमी नहीं थी। कमी क्या थी? वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन की, जो शिक्षा व्यवस्था में बहुत चर्चा होती है ना, कि वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, कि उसका एटीट्यूड, परसेप्शन एंड द वैल्यूज विच विल ड्राइव द होल लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो वैल्यूज, डिस्पोजिशन सबसे केंद्र में नाभिकीय तत्व है। हम अपने बल का प्रयोग कैसे करेंगे? बल तो प्राप्त करना ही चाहिए। कोई भी निर्बल व्यक्ति होगा, वो कौन सा धैर्य करेगा, वो कौन सी अहिंसा करेगा? कायर व्यक्ति से अहिंसा का क्या संबंध ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो हमने हमेशा दोनों चीजों को साथ साथ रखा। ये नहीं कभी कहा कि आप जो है अहिंसा का मतलब है सिर्फ कायर बने रहो, कुछ मत करो। शौर्यम तेजो धृतदाक्षम युद्धम चाप पलायनम, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। शौर्य तेज के साथ ही धैर्य और क्षमा है। अगर तो आपके पास शौर्य और तेज ही नहीं है तो क्षमा कैसे करोगे? किसको क्या करोगे? तुमसे क्यों क्षमा मांगने आएगा कोई? बहुत बड़ी बात है, राइट सर। तो इसलिए हमें कॉम्पिटेंसी तो पूरी की पूरी और बिल्कुल अत्याधुनिक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, और एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए चेंजेस के साथ। तेजी से दुनिया बदल रही है, लेकिन सब परिवर्तनों के बीच में हम इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? मूल्यबोध चाहिए। और मेरे बोर्ड का जो उद्देश्य है ना, भारतीय मूल्यों को लाना, इसीलिए है कि भारतीय मूल्य ही वैश्विक अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि जो एक सबसे बड़ा लॉस भारत को हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में, कि पूरे विश्व से लोग आते थे प्रैक्टिकल एजुकेशन, अब क्या है कि मैक्सिमम बोर्ड्स थ्योरेटिकल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं है। और क्या नालंदा का थोड़ा रिफ्लेक्शन है ये बोर्ड जहाँ की हम बात कर रहे हैं? और क्या ऐसे बोर्ड्स जो हैं, जो एक कलेक्टिव विचारों का संग्रह है, जैसे कि आप बहुत सारे राज्यों में डीएम रहे हैं, न जाने कितने आईएएस को आपने ट्रेनिंग दिया है, जहाँ टोटलिटी में जीवन के हर एक पहलू से कहीं ना कहीं अब रूबरू हुए हैं। एक बहुत बुरा समय भी देखा होगा, एक बहुत क्रीम समय भी देखा होगा।
तो जब आपकी आइडियोलॉजी वहाँ पे मैच होती है, जब आप उस करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं और आप खुद एक सक्सेसफुल अधिकारी रह चुके हैं, तो क्या इस एक्सपीरियंस को आज के बच्चे अडॉप्ट करके मोनेटाइज कर सकते हैं, या केवल वो उन्हीं चीज़ों पे रह जाएंगे? क्योंकि ये बहुत मिथ्या है लोगों में। आज बच्चों को लोग गुरुकुल क्यों नहीं भेजते? उनको लगता है टकला होना पड़ेगा, चुंडी रखना पड़ेगा, हवन करके कौन बच्चा आईएएस पीसीएस बनेगा या पैसे कमाएगा, क्योंकि अब एजुकेशन पैसे से लोगों ने जोड़ दिया है। बिल्कुल, बहुत ही भावने आपने प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। दरअसल जो लोग भारतीय सांस्कृतिक यात्रा को या भारत की समग्र ज्ञान परंपरा को नहीं समझते, अध्ययन नहीं किए हैं, बोध नहीं है, तो ये समाज में जो विकृतियों के रूप में जो दिखाई पड़ता है या कर्म कांडों के रूप में जो दिखाई पड़ता है, उसी को भारतीय ज्ञान परंपरा मान लेते हैं। किसी भी दर्शन ने हमेशा 3 अंगड़ाइयां लेती है, कोई भी किसी भी बिलीफ सिस्टम को देखिए, किसी कल्चर को देखिए चंदन जी, तो सबसे पहले आता है उसका मेटाफिजिकल पक्ष, एक दार्शनिक बोध आता है, को हम कस्मात कुतायात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, प्रकृति और समाज से क्या संबंध है मेरा, ये विचार शुरू होता है। प्रत्येक मानव में आया तो उससे बिलीफ सिस्टम आया। इसके बाद उसमें कुछ इथिकल वैल्यूज आते हैं कि जो समाज चलाने की बात होती है, प्रकृति तक तो मेटाफिजिकल था, लेकिन जब वो कलेक्टिव मनुष्यों का समूह को संचालित करना होता है तो वहां कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो इथिकल वैल्यूज दूसरा पार्ट होता है उसका। तीसरा सबसे बड़ा अंग होता है कि आम आदमी तक उसको पहुंचाने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया जाए। तो जो हमारा जो प्रतीक है ना, आलंबन है, दुनिया के सारी ज्ञान परंपराओं ने आलंबनों पर ही साध्य मान के टिक गए। वो नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दे दिया, और मूल उसके गर्भ जो था, दर्शन कैसे पैदा हुआ था, किस भाव से, वो तो बिल्कुल ही विस्मृत हो गया। आप किसी धर्म को देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, पैदा हुआ करुणा से, और आप यूक्रेन और रसा का युद्ध देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, कहाँ प्रेम है, कहाँ करुणा है ईसा का वहां व्यवहार में। उसी तरह आप इस्लाम को देख लीजिए, इस्लाम का अरबिक शब्द है, अर्थ है उसका शांति, पीस। और अगर आप पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को देखेंगे तो बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सामान्य रूप से आतंक और युद्ध उनके पर्याय से हो गए, जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी। ठीक विपरीत। भारत में बल्कि थोड़ा कम हुआ, यहां भी हुआ है क्योंकि हजारों साल पुराना दर्शन है, लेकिन फिर भी इसके आलंबनों ने समाज में विभाजन बहुत पैदा किया। और एक भ्रम ये पैदा हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा के मामले में चंदन जी, कि लोग ये समझते हैं कि जो भी संस्कृत में लिखा गया वो सब हमारी ज्ञान परंपरा है। हाँ। या जो संस्कृत में नहीं लिखा गया वो है नहीं ज्ञान परंपरा। तो सबसे बड़ी भूल ये होती है। दूसरा, वो मानते हैं कि संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ पूजा पाठ और पुरोहित वाले काम के बारे में चर्चा है, हवन करना और प्रणाम करना, केवल पंडितों के लिए और पौराणिक कथाओं के लिए है, बस प्रवचन के लिए। उसमें कहीं खगोल विज्ञान नहीं दिखता उन्हें, गणित नहीं देख पाते, उसमें भौतिकी नहीं देख पाते। लेकिन जो वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, महर्षि कणाद का उन्हें मालूम है कि दुनिया का पहला पदार्थ विज्ञान को समझने की जो व्यवस्थित यात्रा है, वैज्ञानिक यात्रा, महर्षि कणाद ने की। तर्क नहीं है हमारे दर्शन में। लोग सोचते हैं कि हम तो अवैज्ञानिक हैं, जैसा अंग्रेजों ने हमें घोषित कर दिया, उनके पाश्चात्य फिलोसोफर्स ने, उनके हिस्टोरियंस ने। उसके आधार पर हम एक गढ़ दिया गया 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद, कैरिकुलम पेडागॉजी सब में सम्मिलित करते हुए। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम तो जादू टोनों वाले देश के लोग हैं और यहाँ सिर्फ यही पूजा पाठ और पूजा और ये सब हवन यही सब होता रहा है। हमारे ज्ञान परंपरा में कहीं कोई मूल्यबोध या विज्ञान नहीं था। लेकिन जो लोग तर्क नहीं था, महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र पढ़िए तो पता चलेगा कि दुनिया का सबसे उत्कृष्ट ज्ञान तर्क का कोई प्रक्रिया है तो महर्षि गौतम में 2500 साल पहले न्याय शास्त्र में, सुकरात से पहले। उपनिषदों में इतनी तार्किक प्रश्न उत्तर हैं जो कम से कम
पाश्चात्य के लोग भी 3000 साल पुराना मानते हैं। वहां भी आप देखिए तो तर्क ही तर्क है। लेकिन लोग कहेंगे कि तर्क की परंपरा शुरू हुई सुकरात से, ईसा के 400 साल पहले। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें पाश्चात्य हिस्टोरियंस ने पढ़ा दिया। और हम ऋग्वेद में अंकित खगोल विज्ञान को नहीं देख पाते। यज्ञ बनाने की वेदिकाएं 70 तरह की है चंदन जी, 70 ज्योमेट्रिकल सेट। बौधायन का शूलसूत्र, कात्यायन का शूलसूत्र, मानव का शूलसूत्र और अपस्तंभ का शूलसूत्र, ये ज्योमेट्रिकल शेप बनाने की विधाएं उसमें अंकित हैं जो वैदिक काल की हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे कि ज्योमेट्री का कौन है ज्ञाता, सबसे फादर? थेल्स और पाइथागोरस, जो ईसा से 500 साल पहले, 700 साल, 600 साल पहले के अंदर के हैं सब। हम गणित को पूरी दुनिया कहेगी कि ये हमने दशमलव पद्धति और अंक में लिखने का गणित के जो स्वरूप है वो भारत से सीखा। और ग्रीस यूनान के लोग भी इंडो अरेबिकन सिस्टम कहते हैं, इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन हमें लगता है कि संस्कृत में जो कुछ है सिर्फ वो पोंगापंथी है, सिर्फ पूजा पाठ है। इसलिए कि हमने शास्त्रों का ठीक से अध्ययन न किया, न उनके मूल तत्वों को अपनी शिक्षा व्यवस्था के करिकुलम का अंश भी नहीं बनाया। और शायद जो डिस्ट्रॉयर चाहते थे वैसे ही हमने किया, हमने उसी को फॉलो किया, अनुसरण किया। हाँ। हमने थोड़े बहुत अगर किए भी ना, तो जैसे हाँ। कपड़े हमारे फट जाएं और दर्जी से कहेंगे थोड़े थोड़े पैबंद लगा दो, तो उस तरह का काम समय समय पर किया जरूर शिक्षा व्यवस्था ने। लेकिन एक समग्र रूपांतरण जो होना चाहिए था, जिसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपको कौन कह रहा है कि मॉडर्न कॉम्पिटेंसी मत दो? हु कैन सर्वाइव विदाउट मॉडर्न कॉम्पिटेंसी? अगर इसके बारे में कोई सोचता है तो वो महान मूर्ख है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी इज आवर नीड ऑफ द आवर, और हमें और शोधकर्ता होना पड़ेगा, इस दिशा में और एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें भारतीय ज्ञान परंपरा से ही ये गौरव भी मिलेगा चंदन जी। अगर हमारे मन में 200 साल से भर दिया गया कि हम तो हीन ग्रंथि भर दी गई पुस्तकों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, कि भारत तो जादू टोनों का देश है, अवैज्ञानिक परंपरा यहाँ रही है, और हम उसी को मान भी रहे हैं। और जो हमारी विकृतियां हैं समाज में, विभाजन की या मूल उद्देश्यों से भटकने की, उसको मूल संस्कृति मान के बैठे हैं, उस पर लड़ रहे हैं। हमें जाना पड़ेगा अपने ग्रंथों के वास्तविक तथ्यों तक। और ये भी रहा है सर कि एजुकेशन में कभी वैलिडेशन नहीं रहा। जो वैलिडेटर रहे हैं वो भी कहते हैं ना, न्यूट्रल नहीं रहे। शिक्षक को कहा गया है कि उनको बायस नहीं होना चाहिए। शिक्षक हैं, उनको बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए। अच्छा, एक आपसे व्यक्तिगत सवाल है जो आपके एजुकेशन को थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि लोग सुने। आप बहुत सारे जिलों में डीएम रहे हैं, जिसमें से आजमगढ़ एक था, जहाँ पे काफ़ी चर्चा भी था आपके कार्यशैली को लेके, डिसीजन मेकिंग पावर को लेके। कोई ऐसा एसओएस वाला डिसीजन मेकिंग जहाँ आपका एकेडमिक फेल हो गया हो और आपके कोई मूल्य, विचार और वो बिलीफ सिस्टम काम आए हो और उसमें आपने कुछ किया हो? देखिए, बहुत स्वाभाविक सी है कि मेरी माँ बचपन से मुझे ये भाव देती रही कि मनुष्य सिर्फ जो अपने लिए जीता है वो पशु है जी। एक हमेशा एक जैसे अनौपचारिक बातचीत वगैरह में बचपन से ये भाव देती रही, उसके आचरण में मैं देखता रहता था। अच्छा। और अपने पिताजी को मैं देखता था तो आसपास के गांव में वो पंचायत जब कभी होती थी तो उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में रखते थे लोग ग्रामीण पंचायतों। जी। तो मैंने देखा कि जो उनके पास भी रोज बैठता था, निर्णय लेते समय वो बिल्कुल ही वो असत्य पर होता था तो उसके विरुद्ध निर्णय लेते थे, भले वो दोबारा ना आए उनके पास। ये मानसिक दृढ़ता उनके पास थी। ये उन्होंने उपदेश नहीं दिया मुझे, मैं इस भाव को बचपन से ऑब्जर्व करता रहा। और ये मैंने देखा कि जीवन के अनेक ऐसे क्षण आए प्रशासनिक, जब मुझे एक इमोशंस और
लोक कल्याण, दोनों के बीच में कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तो मुझे मेरे पिताजी और मेरी माँ याद आई। और वहां पर मैंने फिर सत्य आधारित पारदर्शी जब कठोर निर्णय लिया तो तात्कालिक समस्या ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन भी समाप्त हुई। तो ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं। मैं नौकरी प्रारंभ किया चंदन जी, तो मोहम्मदाबाद गोहना में एसडीएम हुआ। आजमगढ़ में वो का हिस्सा था पहले। 19 बात कर रहा हूँ मैं 87 की। तो मैं कोशिश किया पूरी ईमानदारी से काम करने की और जनता के में जुड़कर काम करने की, लोक संवेदना के साथ। बट एक जुलूस आया एक दिन, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। तो मुझे तात्कालिक रूप से क्रोध आया कि मैं तो इतनी निष्ठा से काम कर रहा हूँ, ये मुर्दाबाद क्यों लगा रहे। तो उसी में से हमको जब गुस्से में देखे तो लोग इज्जत करते थे, शांत हो गए। लेकिन एक बूढ़ा आदमी चल के मेरे कमरे में आया, बोला, बेटा गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपके खिलाफ नहीं कोई बोल रहा है, वो सब आपको पसंद करते हैं। ये तो प्रशासन मुर्दाबाद कह रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कितने भी अच्छे होगे, क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आपका कोई कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता? क्या 100% कोई सुधार कर पाता है मानव समाज को, मानस को, अपनी पूरी मशीनरी को? तो वो बात, वो अनपढ़ था बिल्कुल, 80 साल का वृद्ध किसान था। तो मैंने उसकी बात को खड़ा हुआ, प्रणाम किया कि आप मेरे गुरु हो गए इस रूप में, और मैं जीवन भर, चंदन जी बताऊं, इसके बाद कभी भी किसी भी बड़े से बड़े आंदोलनों में भी मेरे ऊपर कभी भी रंच मात्र भी प्रतिक्रिया हावी नहीं हुई। मैं हमेशा उस मुद्दे की ओर ध्यान केंद्रित करता रहा कि आंदोलन का मूल कारण क्या है और इसका जड़ से समाधान क्या संभव है, और इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने कहा ना कि वो अनपढ़ आदमी को कहाँ से मिली थी बात, वही जो ज्ञान का स्रोत, विरासत के ज्ञान का स्रोत। तो इसलिए हमें उनसे जुड़ना ही पड़ेगा, अपनी अस्मिता के लिए भी। बहुत लोग कतराते हैं, हमसे कहते हैं कि आप जो है भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों बोझिल कर रहे हैं डाल के आधुनिक शिक्षा में। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए चाइना और रसा पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस और क्रिश्चियनिटी और रसन कल्चर के लिए 200-250 250 केंद्र क्यों बनाए हैं? उन्हें क्या जरूरत? क्योंकि कम्युनिज्म तो कहता है कि रिलीजन इज ओपियम। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बिना अपनी संस्कृति के जड़ों से जुड़ा हुआ कोई भी मानव समाज पर कटे पक्षी की तरह अशक्त हो जाता है। आप नवोन्मेष करिए, इनोवेशंस करिए, नए समाज के अनुसार अपने अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल विकसित करिए, लेकिन अपने मूल्यों के प्रवाह को युगीन परिप्रेक्ष्य में आप आकलित करिए, मूल्यांकित करिए, विश्लेषित करिए। लेकिन पूरे के पूरे प्रवाह को अब्रप्टली जोल्ट कैसे कर सकते हैं आप? तो इसलिए अगर यही हुआ भारत के साथ, इसीलिए आप देखिए कि 12वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी तक भारत में शोध और नवोन्मेष और नेतृत्व की क्षमता बहुत कम रह गई, क्योंकि हम अपनी जड़ों के प्रति गौरव ही नहीं महसूस कर पाए। और जिन्होंने गौरव महसूस किया, महाराणा प्रताप ने, राणा पुंजा ने, बिरसा मुंडा ने, छत्रपति शिवाजी ने, अहिल्याबाई होलकर ने, दुर्गावती ने, लक्ष्मीबाई ने, अहोम वंशियों ने असम में, जिनके अंदर ये शौर्य आया अपनी जड़ों से जोड़ने का, उन्होंने बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी हिला दिया उस समय। इजराइल एक छोटा सा देश, मैं नहीं कह रहा हूं कि ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, इस विवाद में नहीं जाता मैं, लेकिन एक छोटी सी जनसंख्या का देश अपनी जड़ों से जुड़े होने के कारण, अपनी वैचारिक संस्कृति से जुड़ने के कारण कितना जुझारूपन दिखा रहा है कि 7-7 देशों के धमकियों और आक्रमण के बावजूद भी उनके सैनिकों में, जनता में कोई नैराश्य नहीं है, उनके अंदर उत्साह है।
ये शोध का विषय भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा क्या उनके मूल और है कि जो उनको जोड़ के रखा है? यही है जो भारत की संस्कृति में है। शौर्यम तेजो, शौर्य के साथ धैर्य शोभा देती है, तेजस्विता के साथ क्षमा शोभा देती थे। और दिनकर की कविता है ना कि जिसको क्षमा तो उसी को शोभित होगी ना जिसके पास फन भी हो। जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, ये सब चीजों कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को मात्र धैर्य, करुणा, प्रेम, इसी तरह के नैतिक चर्चाएं नहीं करनी है। मात्र किसी भी एक शब्द का हमेशा युग्म में अर्थ होता है, कपल में अर्थ होता है। तो इसलिए दोनों के बीच में भेद भी समझाना होगा कि किस सीमा तक हमें अहिंसक रहना है और कहाँ हमें अपने शौर्य का प्रदर्शन व्यक्तिगत विस्तार के लिए नहीं करना है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तो हमें शौर्यवान होना पड़ेगा। ये चीजें हम भूल गए थे। इसलिए भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ना ज्ञान परंपरा का अंग ये भी है चंदन जी। सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी नहीं ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा हमारे मूल्यबोधों के एक परंपरागत प्रवाह है, उसमें आधुनिक बोध के साथ उसका क्या स्वरूप होना चाहिए वो बच्चों को उसका मानस गढ़ना होगा। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल उद्देश्य है। शानदार सर। एक दो सवाल के बाद हम विराम लेंगे इस पॉडकास्ट का, और यूज़र के कमेंट्स और भाव के बेस पे हम पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आएंगे, क्योंकि ये इस पे कई एपिसोड बन सकते हैं। हम बहुत सारे बोर्ड्स देखते हैं सर, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड और तमाम स्टेट बोर्ड। क्या ये बोर्ड्स पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है या किसी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ट्रीट करते हैं? इतने बोर्ड्स क्यों केवल एक बोर्ड नहीं है? और क्यों बोर्डों के बीच में इतना डिफरेंशिएट है कि एक कॉमन पर्सन एक फेवरेबल डिसीजन लेता अपने सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि वैलिडेटेड चीजें नहीं है, वैलिडेशन नहीं है और क्लैरिटी नहीं है? दरअसल किया तो गया था बहुत अच्छी नीयत से, क्योंकि शिक्षा को, भारत इतना विविधतापूर्ण देश है कि जहाँ पर हमें एक राष्ट्रीय ज्ञान की आवश्यकता है, अब तो खैर वैश्विक ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है। लेकिन वही क्षेत्रीय विविधताओं और उसकी अपार ज्ञान परंपरा जो है, संपदा जो है, उसका बोध भी बच्चों को होना चाहिए आनुपातिक रूप से। जिस धरती का रहने वाला है, जड़ों से तभी जुड़ेगा। इसलिए शिक्षा को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो बौद्धिक लोग थे, जो संविधान निर्माता, शिक्षा को उन्होंने समवर्ती सूची में रखा। कॉन्करेंट लिस्ट में, केंद्रीय सूची में नहीं रखा, न राज्य सूची में रखा, ताकि केंद्र भी इस पर नियम निर्देश नियमावली बना सकती है और राज्य सरकारें भी स्वायत्त हैं अपने शैक्षणिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। ये बहुत अच्छी नीयत से किया गया। इसलिए बोर्ड आए, और इत्तेफाक से जो सबसे अच्छे बोर्ड माने जाते हैं आजकल, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो सब प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं। जैसे सीबीएसई है, इसका जन्म ही अजमेर में हुआ 1921 में, जिससे अलगाव होने के बाद 1928 में फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हो गया, और उसके बाद सीबीएसई चली आ रही। तब से फिर 60s में आकर के वो केंद्रीय विद्यालयों का, और फिर 80s में आके नवोदय विद्यालयों का एक बोर्ड हुआ, जिससे कि इसको एक राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में विकसित हो गया। अब 1835 से जो एक्ट चला आ रहा था, जिस तरह का कैरिकुलम, डिजाइन, पेडागोजी, तो वो चूंकि प्री इंडिपेंडेंस बोर्ड था तो काफी कुछ उस विरासत को ले लिया था। तो स्वतंत्रता के बाद उसे परिवर्तन किए गए। कोठारी आयोग हो, चाहे 1986 का आयोग के बाद जो नीति आई, शिक्षा नीति, या फिर 2005 में आई, या फिर इसके बाद फिर 2020 में आई, सबकी दिशा एक ही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और जड़ों से जुड़ना चाहिए आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ, सबका भाव है। लेकिन जब कोई जैसे एक मनुष्य की जो एक कोई मनोविज्ञान बन जाता है, तो उसमें अचानक 360 डिग्री परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक संस्था का भी एक मन स्थिति बनती है, और उसमें एक अचानक बहुत एक रूपांतरण ला पाना
एक बहुत आंतरिक प्रतिरोध भी होते हैं। आप अगर एनसीईआरटी को देखेंगे, अगर निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे, वहाँ के लोग खुद बताएंगे कि किस तरह से वहाँ के जो पूरी की पूरी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ही इतनी मतभिन्नता हो जाती है भारतीय संस्कृति के विषय में सोच करके कि वहाँ पर उन्हें भी बहुत सारे अवरोध आते हैं। स्टेट बोर्ड्स में भी राज्य सरकारें जिस आइडियोलॉजी पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उनके अनुसार अपने टेक्स्ट बुक को चेंज करने लगती है, परिवर्तन करने लगती है। तो ये सब विविधताएं हैं जिसकी वजह से एक रूपता नहीं आती। लेकिन जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को यदि सारे स्टेट्स एज ए ब्लूप्रिंट भी मान लें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, उसके एम्स को, उसके गोल्स को, चाहे वो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, चाहे स्टेट्स के एससीईआरटीज हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ एक रूपता एनसीएफ की वजह से भी फ्रेमवर्क में भी आएगी। कंटेंट में भी विविधता हो सकती है, उसके विषय वस्तु में विविधता हो सकती है, क्षेत्रीयता का फ्लेवर लेते हुए, रीजनल फ्लेवर लेते हुए, लेकिन मूल रूप से जो एक व्यक्ति को गढ़ने का जो एक स्वरूप और एक जो प्रक्रिया और जो वैचारिक नाभ है, जिसको मैं कहता हूँ न्यूक्लियस ऑफ द थॉट, उसकी ओर हम लोगों को मोड़ सकते हैं। शानदार सर। एक सवाल सर, और इसी सवाल से वो कनेक्टेड है कि चाहे जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे यूपी हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड्स हों, एक इनका एलीट क्लब बना है सबका। वो हम लोगों ने भी बहुत फेस किया है कि मैथ्स, बायो, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, पीसीएम जिसको बोलते हैं, अगर पीसीएम भी बोल दें, अगर आप पीसीएम है तो आप सुपीरियर हैं, एलीट हैं, तेज हैं, तर्राक हैं। ये कब हुआ मुझे नहीं पता। इसके चक्कर में हम और सब्जेक्ट को केवल पास होने के लिए पढ़ना शुरू कर दिए, और जो चेकर थे उन्होंने भी इनको ऐसे ही नंबर देना शुरू भी कर दिया कि बच्चा कुछ भी कहानी लिख के आए, उनको पास कर दिया। मैं खुद बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसी स्टोरीज लिखा और पास हूँ आज। तो आपको नहीं लगता कि जो मैनेजमेंट है, जो बढ़ावा देना चाहता है पूरे एजुकेशन सिस्टम को, ये तीन ही सब्जेक्ट को देना चाहता है, बाकी को देना ही नहीं चाहता, तो फाउंडेशन तो फिर डिस्टर्ब होगा फिर हमारा। इसके पीछे चंदन भाई बहुत मूल कारण है कि जो 1835 का एजुकेशन एक्ट था, उसने जो शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप दिया था, वो अपने लिए कम वेतन पर नौकरशाहों को तैयार करने का था। ओके। और क्योंकि यूरोप से आने पर बहुत ज़्यादा वेतन लेते थे, और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, तो उसमें वो बहुत सरवाइव करने में कंफर्ट नहीं महसूस करते थे, सुविधापूर्ण नहीं होती थी उनको। तो उन्हें लगा कि क्यों न हम भारत में ही मानसिक रूप से अंग्रेज पैदा कर लें और पूरी यहाँ की सभ्यता संस्कृति को रौंद दें। तो नौकरी केंद्रित शिक्षा वहीं से गर्भ में आ जाती है। और वो तेजी के साथ जब से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, तो कॉरपोरेट कंपनियां आई हैं, तो हमारी उद्यमिता जो थी भारत की, जो मूल रूप से थी, वो समाप्त हुई, पूरी दुनिया की बल्कि समाप्त हुई। और भारत चूंकि कॉलोनी रहा अंग्रेज़ों का, तो 1835 का जो प्रभाव था कि एलीट वही है जो ब्रिटिश सिस्टम में नौकरी पा जाए। आज भी आप देखते हैं कि लोग एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ सरकार की नौकरी मानते हैं, इसीलिए तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं, तमाम तरह के राजनीतिक एजेंडे गठित होते हैं उस पर, जबकि उन्हें मालूम है कि हर साल 2 करोड़ लगभग युवा 18 साल क्रॉस करता है, 1.8 करोड़ वोटर बनता है, वो बेरोजगार हो रहा है ना। तो अगर आप सरकारी नौकरियां दे भी दो, तो उसका 0.1% लोगों को ही तो एकोमोडेट कर पाओगे, बिल्कुल, इससे अधिक तो नहीं करो, बाकी क्या करेंगे। तो ये सवाल हम जानबूझ करके परसेप्शन जो है ना यूथ का, उसको सही तथ्य तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं लोग। बड़ा सब्जेक्टिव है ये। हाँ, तो इसलिए हम नेतृत्व केंद्रित कैसे शिक्षा में एक पहल करने की, एक उद्यमिता करने का भाव शिक्षा में जब तक हम नहीं पैदा कर पाएंगे, वैल्यूज को 8वीं क्लास तक ही, जब उसके दिमाग में ये गौरव पैदा हो कि हम नौकरी क्यों करेंगे,
हम चंदन जी की तरह अपना एक इंटरप्राइजेस अपना खुद खड़ा करेंगे। हम क्यों नहीं जो है स्वामी रामदेव की तरह ये गुरुकुल को पढ़े हुए गांव से आ करके हम क्यों नहीं 60,000 करोड़ का जो हम एक स्वदेशी और योग के आधार पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हम क्यों नहीं धीरू अंबानी की तरह जो कपड़े बेचने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य आर्थिक पैदा कर सकते हैं। ये जो कोई जरूरी नहीं कि बड़ा साम्राज्य हो, अगर गांव का एक गौरव के साथ एक छोटी शॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल करके काम कर रहा है, अपना किसान खेती करके उसको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से के साथ अगर खेती करके उसको मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको हम गौरव क्यों नहीं दें। ये हमें शुरू के ही 14 साल में ही बच्चे के मानस में गढ़ना होगा। बिल्कुल, उसे लगना चाहिए कि तो नौकरी है, हम कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, हम तो डिवाइन एंटिटी हैं। प्रकृति की बहुत ही एक उत्कृष्ट रचना है मनुष्य। आपका बेटा क्या कर रहा है, 60 लाख के पैकेज में है। दामाद क्या कर रहा है, 40 लाख के पैकेज में है। डॉटर क्या कर रही है, इतने लाख के पैकेज। अरे भाई, हमारे बच्चे क्या पैकेज हैं इकोनॉमिक या इंसान है? ये जब तक हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात करते रहेंगे, स्किल की बात करते रहेंगे, और स्किल कॉम्पिटेंसी में हम किसी भी टूल को प्रयोग करने की अगर हम अंदर से वैल्यूज को, लीडरशिप, एजुकेशन फॉर लीडरशिप का नारा है हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का कि एजुकेशन नॉट फॉर जॉब, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। हर क्षेत्र में लीडर बनो, विज्ञान के क्षेत्र में बनो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनो, इनोवेटिव पर्सनालिटी बनो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, राजनीति के क्षेत्र में करो, सांस्कृतिक क्षेत्र में करो, सोशल रिफॉर्मर बनो। आप मुझे बताइए, बच्चों के मन में हम क्यों नहीं बोध पैदा करते कि महर्षि दयानंद तो कोई नौकरी नहीं की, स्वामी विवेकानंद ने तो कोई नौकरी नहीं की, महात्मा गांधी ने तो कोई नौकरी नहीं की, और आप उन्हीं को पढ़ रहे हो और हम पढ़ रहे हो उसी को। तो इसलिए अगर हमें उनके अंदर ये गौरव पैदा कर दें कि भाई जो नेतृत्व करता है, इतिहास वही बनाता है, वही बनाता है। रोटी खा करके तुम जिंदगी सरवाइव कर सकते हो, लेकिन इतिहास में अपना नाम तभी बना सकते हो, चाहे गांव के में ही इतिहास बनाओ, अपना क्षेत्र में ही इतिहास बनाओ, जिले में ही इतिहास बनाओ, कोई जरूरी नहीं कि वैश्विक इतिहास बनाओ, अपने परिवार में इतिहास बनाओ। लोग कह सकेंगे देखो फला का बेटा चंदन आज जो है इतनी जगह इंटरप्राइजेस खड़ा किया है और कम से कम सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है, जॉब क्रिएटर है। तो ये भी इतिहास है। राइट सर। तो ये हमें छोटे छोटे उदाहरणों से बच्चों के अंदर नेतृत्व के लिए आगे बढ़ने और खतरा लेते हुए आगे बढ़ने और साहस करने और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी सामर्थ्य को, प्रतिभा को उभारने और उसमें चमक लाने की जो शक्ति और भाव पैदा करेंगे, तभी हम इसका निदान कर पाएंगे, वरना छोटे छोटे टुकड़ों में इसका कोई निदान नहीं। शानदार सर। एक आखिरी सवाल, एक पावर आपको मिले अमेंडमेंट्स को लेके, एक शॉर्ट अमेंडमेंट जो करंट रिक्वायर्ड है, वो क्या आप करेंगे? आप अधिनियम की बात कर रहे हैं, एक्ट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्ट्स की नहीं, पॉलिसी या किसकी? मैं करिकुलम की बात कर रहा हूँ। करिकुलम में हमने जो किया भी है और जो सोच रहे हैं यही कि एक तो हमें जो वोकेशनल और एकेडमिक का विभाजन है, ओके, कि बच्चों के मन में ये होता है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है वही ज्ञान है, जो कर्मशीलता, क्रियाशीलता है उसको वो इंफीरियर नॉलेज मानते हैं, निम्नतर नॉलेज मानते हैं। तो हम पूरे अपने कार्यकुलम में अपनी कहानियों के माध्यम से, अंतर्वस्तु के माध्यम से, सर्वेस के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से भारतीय मूल्यबोध में श्रम की महत्ता और वर्तमान युग में श्रम के वर्चस्व को देते हुए एक नॉलेज सोसाइटी में नॉलेज भी क्रियाशीलता में परिवर्तित हो तभी हो सकता। तो दोनों के विभाजन को खत्म करने के लिए हम संशोधन कर रहे हैं। और दूसरा, किसी प्रकार का जो सामाजिक विभाजन है आज की किताबों में जो कि पाश्चात्य यूरोपियन इतिहासकारों और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से रिस्ले, जेम्स मिल और ग्रियर्सन ने जिस तरह से अंग्रेजों ने भाषा विवाद, नस्ल विवाद, धर्म विवाद और भारत के इतिहास में
विवाद कि सब बाहर से आए हुए हैं, आपस में एक नहीं है, इस तरह का जो भाव पैदा किया है, इसको हमें अनलर्न और अंडू करना है इस कैरिकुलम में, अच्छा। कि ताकि बच्चों को अखंड भारत का सही बोध हो। खंड खंड भारत का बोध जो कैरिकुलम में 1835 के बाद उसके ध्वंसावशेष किसी न किसी रूप में चले आ रहे हैं, उसका समूल नाश करते हुए लीडरशिप के लिए, श्रमिक बनने में सम्मान, मूल्यबोध भारतीय संस्कृति का, उसमें नारी सम्मान और सर्वोच्च मातृशक्ति को, और भारत के सही बोध को परिभाषित करने और बच्चों के मानस में एकत्व का बोध बैठाने के लिए, कि समस्त भारत एक का बोध करने के लिए सबसे बड़ा हम इसी में प्रयास कर रहे हैं करिकुलम। शानदार सर, बहुत ही अच्छा। कितने वर्ष का बच्चा जो है वो आपकी संस्था के साथ जुड़ सकता है, एडमिशन ले सकता है? क्या ये कंप्लीट अभी फिजिकल है या फ्यूचर में डिजिटल भी होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक है कि हम एज ए बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई है, तो हम विद्यालयों को एफिलिएशन देना शुरू कर दिए हैं। ओके। हमारी पुस्तकें 8वीं तक की नर्सरी से सब तैयार हैं। ठीक है। जिस धारणा पर मैं कह रहा था उसको देखते हुए एनसीएफ को भी, अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य को भी देखते हुए, और बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामर्थ्यवान होने को ध्यान में रखते हुए तीनों को हमने पुस्तकें, करिकुलम और पेडागॉजी तैयार की है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से 3 वर्ष की उम्र से ही जो हम विद्यालयों के एफिलिएट कर रहे हैं, बच्चे वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। और प्रयोग के तौर पर कुछ हरिद्वार में, आसाम में, बोडोलैंड में और रांची में कई आचार्य कुलम और गुरुकुल खोले गए हैं। पतंजलि योगपीठ जो कि स्पॉन्सरिंग बॉडी है, उसने खोला है। और वहाँ आकर के कोई भी देखेगा तो जरूर ये संतुष्ट होगा कि कैसे पुरुषार्थी और नेतृत्वकारी शक्तियों के साथ बच्चा कैसे गढ़ने की प्रक्रिया 3 वर्ष के उम्र से ही कैसे हो सकती है, और अपनी शास्त्रीय ज्ञान परंपरा का उससे बोध 3, 4, 5 वर्ष का बच्चा कैसे गीता का पूरा पारायण कर लेता है, स्मरण कर लेता है। 4 साल का बच्चा, ये सामर्थ्य देख करके लोगों को लगेगा कि नहीं, बच्चों में तो वास्तव में अप्रतिम प्रतिभा है। उन्हें गढ़ने में, हम अंकुरण करने में हमारी गलती हो सकती है, बच्चे में सामर्थ्य में कमी नहीं है। तो क्या कोई चेकलिस्ट बना है जो स्कूल को हम एफिलिएशन देंगे? हाँ, हमारे एफिलिएशन बायलॉज हैं। अच्छा। हमारा जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक जो bsb.org.in, ओके, bsb.org.in पर जाकर के कोई भी ब्राउज करके देख सकता है हमारे सारे चीज़ों के बारे में, तथ्यों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैसा होना चाहिए विद्यालय में, किस तरह का पूरा हमारा बायलॉज है, सब है उसमें, कितनी आवश्यकताएं हैं लैंड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब उसमें दी हुई हैं। और ये आपने एक डिजिटल का सवाल पूछा था। 21वीं सदी में डिजिटल में बिना गए हुए कोई एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीटी टूल्स का बिना प्रयोग किए हुए आप इम्पैक्टफुल लर्निंग को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इसलिए हम अपनी पुस्तकों में भी अभी से ये प्रारंभ किए हैं छोटे स्तर पर कि हाइब्रिड टेक्स्ट बुक हो, कि उसमें कुछ कंटेंट तो आपका रिटन है और कुछ उसमें QR कोड इनर्जाइज्ड माध्यम से भी हो। और बाद में उसको हम जब अब बनाएंगे, प्रारंभ कर दिए हैं टीचर्स रिसोर्स बुक, उसमें हम उनको लिखित और डिजिटल दोनों स्वरूपों में देंगे। लिखित देंगे प्रॉम्प्ट्स, और एक्टिविटीज देंगे डिजिटल फॉर्म में, ताकि बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दिखा सके और एक्टिविटी बच्चों से करा सके। क्या हम ये भी देख सकते हैं फ्यूचर में कि जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ भी कोई नींव रखेंगे या किसी विद्यालय को एफिलिएशन देंगे? हाँ, अभी चूंकि इसी वर्ष से प्रारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश में करीब 11 विद्यालयों ने 3 महीने के अंदर ही एफिलिएशन लिया है और करीब 100 ने अप्लाई किया हुआ है। और वाराणसी में भी दो लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन एक विद्यालय मैं स्वयं भी अपने लोगों को प्रेरित करके एक मॉडल के रूप में वहाँ खड़ा करने की मेरी योजना है। बहुत निकट भविष्य में इसका स्वरूप दिखाई पड़ेगा,
क्योंकि वाराणसी राष्ट्र की, हो सकता है कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ तो किसी को लगे भाई कि मैं अत्यधिक लगाव में बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो आध्यात्मिक राजधानी है भारत की, विश्व की। तो वहाँ से अगर भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक सामर्थ्य का उद्देश्य का अगर नहीं पूर्ण होगा तो दूर तलक तक, जिसको कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से स्वर उभरता है तो एक महान स्वरूप ग्रहण करता है। तो बनारस और हरिद्वार और जो भी हमारे ऐसे केंद्र हैं, जैसे आपने कहा नालंदा है, बिहार के कई क्षेत्र हैं, उज्जैन है, हम इसको लक्ष्य बना रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जो हमारी प्राचीन वैचारिक दार्शनिक केंद्र रहे हैं, वहाँ से हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड की नवधारणा के आधार पर उसके जो स्वर प्रस्फुटित हों और वो बलशाली रूप में प्रसार हो उसका। बहुत ही शानदार सर, और बड़ा डीप डाइव सेशन रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पहलू पे, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड तो एक बोर्ड है, एक आइडियोलॉजी है जिसमें आपके इनपुट्स हैं, आपके विचार हैं, आपके हार्डकोर विचार हैं, बट आप अपने में एक फ्री इंस्टीट्यूशंस है जो न जाने कितने भारतीय शिक्षा बोर्ड आप में छुपे पड़े हैं आपके आइडियोलॉजी पे, जो कि बन सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, प्रैक्टिकल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, बिकॉज जो हॉरिजन आपका रहा है बहुत बड़ा रहा है। और कहते हैं ना कि एक महान लीडर को कई बड़े लीडर बनाने चाहिए और अपना इम्प्लांटेशन करना चाहिए। तो अगेन सर, आज मेरे लिए कंप्लीट लर्निंग सेशन रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समझ में आया होगा, सहज लगा होगा, और कमेंट अगर ऐसे आते हैं जिस पे आपको और क्लैरिटी चाहिए तो ज़रूर हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉडकास्ट नहीं था, आप ये समझिए, अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे और अपनी माँ को ज़रूर फ़ोन करेंगे कि माँ, आप हैं, आप थी तो मैं आज अफसर हूँ, आज कहीं हूँ, और कण कण में आपका वो ज्ञान है। हो सकता है जाने अनजाने में आपने भी अनपढ़ कहा हो अपनी माँ को। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि आज लाखों करोड़ रुपए लोगों के पास हैं, लेकिन 100 लोगों के इवेंट मैनेज नहीं कर सकते। इवेंट मैनेजर चाहिए उनको। हमारे दादा चाचा पापा लोग हजारों की भीड़ यूं चुटकी में सब मैनेज कर लेते थे। 10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चों को पढ़ा लिखा लेते थे, स्ट्रेस तक नहीं था चेहरे पे। आज एक बच्चा कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। तो पेरेंटिंग पे भी हम बात करेंगे। चंदन जी, आजकल लोग अपनी पति पत्नी आपस में प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। IIM में पढ़ लिए, लेकिन एक न्यूक्लियर फैमिली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सैकड़ों 100 लोगों की जॉइंट फैमिली मैंने अपने जीवन में अपने गांव के पास देखा है, जीवंत रूप में। 100 मेंबर्स इन द जॉइंट फैमिली, और वो बहुत ही एक अच्छे ढंग से रहने वाले लोग। तो वही गांव आज भी रहा है। मैं आपके बारे में भी कहूँगा कि वैसे तो आपको, आपके जो श्रोता हैं प्राय सुनते ही होंगे, दर्शक देखते होंगे, आपकी विद्वता से वो परिचित होंगे पहले से ही जी। लेकिन मैं भी अपना एक हृदय के अभ्यंतर से भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे भी आप जैसे विचारवान, बौद्धिक और समाज सापेक्ष सोच रखने वाले व्यक्ति से बात करने में बहुत ही आनंदमय कोश में मैं था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके भाव भी प्रश्न से जुड़े हों, उसकी नीयत भी जुड़ी हो, तो ऐसे लोगों से बात करने में स्वाभाविक रूप से बहुत ही आध्यात्मिक आनंद भी होता है। और जो भी प्रश्न आपके दर्शकों के, श्रोताओं के होंगे, अगर आप मुझे देंगे तो अगर उनके नंबर होंगे, मेल होगा, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी प्रेषित करूँगा। बहुत सारे सवाल हैं। शिक्षा इतने बृहद विषय है कि इसमें 1 घंटे 40 मिनट में उसकी सारी चर्चाएं नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर ये संवाद का पहला प्रयास है, लोगों की अगर इच्छाएं होंगी, जिज्ञासाएं होंगी, तो आपके आदेश पर हम पुनः मिलेंगे। बिल्कुल सर। और आपकी ज़रूरत हम जैसे प्रोफेशनल को तो है, इस यूथ को बहुत है। जो बच्चे, जो
उनको वो सज़ा मिल रहा है जिसके वो दोषी नहीं है, दोषी समाज है, बिल्कुल ठीक है। आज वो बेचारे ले रहे हैं। तो आप जब अपने विचारों से शब्दों को रखते हैं तो वैलिडेट होते हैं। तो मेरे लिए आप सब वैलिडेटर हैं, हमारे नॉलेज को, हमारे काम को, हमारे ज्ञान को, कि आप सब आशीर्वाद देते हैं, वैलिडेट करते हैं कि हाँ सही कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा वो कंप्लीट हम ना यूथ माइंडसेट पे करेंगे, ठीक है। सो बस यहीं पे इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और विल कहते हैं ना, स्किल यू कैन हायर एनी टाइम बट विल यू कांट। तो स्किल भी सीखते रहिए और अपनी भरोसा करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रणाम।